हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये घटनासार वार्षिकी मैगज़ीन की दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा हूँ। और आज के जो टॉपिक्स हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 आया हुआ है 18 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 है और 23-24 है, दोनों के लिए ज्वाइंट रूप से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2.0 वो जारी किया गया। एक मूल्यांकन है जो कि राज्यों और यूटीज़ में स्कूली शिक्षा जो प्रणाली है उसके प्रदर्शन का क्या करता है, असेसमेंट करता है। ठीक है, पहली बार उसे 2017-18 में शुरू किया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुल मिलाकर के 73 इंडिकेटर्स हैं। 6 प्रमुख क्षेत्रों में इसको डोमेन्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या आता है कि स्कूलों में नामांकन तक पहुँच, बुनियादी ढांचाएँ कितनी हैं, लिंग, जाति, समाज जो अन्य समूह हैं उसके बीच में समान अवसर, जो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है, उसके अलावा जो लर्निंग आउटकम्स हैं, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, कोई भी जो स्टेट और यूटी है वो PGI 2.0 के शीर्ष 4 जो स्तर है उसमें स्थान नहीं बना पाया है। और सबसे अगर बात करें तो सूचकांक में चंडीगढ़ ने 719 अंक प्राप्त किया। और याद रखना है कि ग्रेड प्रतिष्ठा जो 1 है उसके तक पहुंचने वाला एकमात्र यूटी बना है। ठीक, तो ग्रेड प्रतिष्ठा ये कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इसके शीर्ष 4 में कोई भी जो है वो राज्य या यूटी वो अपनी जगह नहीं बना पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखना आपको है। इसके बाद जो है याद रखना है कि सॉरी 10 राज्यों और यूटी में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र ने ये क्या किया है कि ये ग्रेड प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा 3 है इसमें इन्होंने स्थान बनाया है। कौन सा, ये आप देखो इस तीसरे वाले स्थान में जो 31 से 40% तक का प्राप्तांक है, इस वाले में इन सारे राज्यों ने जो है वो स्थान बनाया है। बहुत सारी जो स्कूली शिक्षा की चुनौतियाँ हैं वो क्या है, रिटेंशन रेट है, ड्रॉप आउट रेट और क्षेत्रीय समानता, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं और आपने इसको देख लिया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे हुआ है, तो विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, ये इसकी स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी, जो नेशनल क्वांटम मिशन के अनुरूप जो है राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अलरम जो अभयारण्य है उसको भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, केरल के कन्नूर जिलों में जो अरलम वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम अब परिवर्तित करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में ये 55 किलो क्षेत्र में वर्ग में ये पूरा जो है अभयारण्य फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियों की जो है तितलियाँ उनको प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा हुई है। तो ऐसी चीज़ों को आपको याद करना है क्योंकि स्टेटमेंट में सवाल बनाकर करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा जो है वो नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में, ये बहुत ज़रूरी है। अध्यक्षता जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। 9 देशों के मंत्री स्तरीय जो प्रतिनिधिमंडल है इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, यह जो महासभा थी वो 7 प्रमुख बिल्ली प्रजाति जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा जो है पूरा यह कदम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जी के ये पहल पे पूरी IBC की जो है घोषणा हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे, तो याद रखना इसमें IBCA जो है 2024 में भारत द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल है। जो NTCA जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके तत्वाधान में गठित है। 95 देशों को इसमें शामिल करता है जहाँ बिल्लियाँ जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में जो बड़ी बिल्लियाँ हैं उनकी आबादी जो घट रही है उसको रोकना है, जो संरक्षण के प्रयास है उसको बढ़ाना है, नॉलेज शेयरिंग है और वित्तीय तकनीकी सहायता के माध्यम से जो है इन्हें इसको मजबूत करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। महासभा में बहुत सारे जो दस्तावेजों को यहाँ पे अनुमोदन मिला है। ठीक, तो SP यादव को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको याद रखना है। और कुछ जो प्रमुख दस्तावेजों को जो अनुमोदन मिला है वो है कि भारत के साथ मुख्यालय समझौता, वर्क प्लान, रूल ऑफ प्रोसीजर और फाइनेंशियल रेगुलेशंस वगैरह को जो है ये मिला है।
9 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की। जो इस प्रकार कौन कौन से देश हैं, तो भूटान है, कंबोडिया, एस्ताविनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। ठीक है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स का इसरो से SSLV तकनीक के ट्रांसफ़र के लिए समझौता हुआ है। तो बेंगलुरु की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने 21 जून 2025 को जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है SLV, ठीक है, SSLV, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए 511 करोड़ रुपये की बोली लाकर यह जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। 2 साल तक इसरो जो है HAL को SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। इसके दौरान क्या करना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये कंपनी सरकारी है, इसको 2 प्रोटोटाइप रॉकेट बनाने होंगे और इसरो की जो सप्लाई चेन उसका प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब 2 साल बाद क्या करेगा, HAL अपनी खुद की डिज़ाइन, खुद की सप्लाई चेन चुन सकेगा, डिज़ाइन को बेहतर भी कर सकता है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से सारी चीज़ें ये आती हैं। ठीक है, जो ये रॉकेट है ये बहुत छोटा रॉकेट होता है, कम लागत वाला होता है, जल्दी लॉन्च हो जाता है और छोटे सैटेलाइट के लिए बहुत अधिक जो है उपयोगी भी है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को इस जो स्पेस सेक्टर है उसमें लाने में बहुत अधिक मदद करेगा। ठीक है। दसाल्ट एविएशन, रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट्स का जो है वो उत्पादन, तो फ्रांस की दसाल्ट एविएशन जो कंपनी है उसने फाल्कन 2000 एलेक्सियस बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में क्या करेगी, एक असेंबली लाइन बनाएगी। ठीक है, घोषणा कहाँ की गई थी, तो पेरिस के एयर शो में इस बात की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। पहली बार ये फ्रांस के बाहर ये निर्माण हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दसाल्ट एविएशन जो है वो राफेल लड़ाकू विमानों का भी निर्माण करता है। अभी इजराइल में दसाल्ट एविएशन ने ही लेज़र जो है वो हथियार उसने परीक्षण किए हैं और वार जोन में उसको परीक्षण करके उसने सफलतापूर्वक लेज़र से जो है बहुत सारे जो उपकरण है रक्षा के उसको नष्ट करके उसने जो है बहुत बड़ी क्रांति भी लाई है। अभी कल का ही, परसों का न्यूज़ है ये। ठीक है, तो जून 2025 में दसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के जो धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस लिमिटेड के साथ जो उसने समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कहाँ पे जो पूरा बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण होगा, तो महाराष्ट्र के मिहान विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें दसाल्ट एविएशन नागपुर लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का 5वां ऐसा देश भारत बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, सेफ्रॉन और HAL में लीप इंजन के पार्ट्स बनने का समझौता हुआ है। भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और फ्रांस की जेट निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के बीच में इम्पॉर्टेंट पेरिस एयर शो के दौरान जो है ये समझौता हुआ, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर लीजिंग एंड एज एविएशन प्रोपल्सन लीप इंजन के पार्ट्स तैयार करेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और सेफ्रॉन ने जो है तेजस MK2 के लिए 110 kN क्षमता वाला एक शक्तिशाली इंजन के निर्माण का भी प्रस्ताव उसने किया। भविष्य में हो सकता है जो है ये भी एक जो है समझौता कर लिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 16 जून को नोटिफिकेशन जारी किया। अब ये बात जो है 16 वर्ष बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की गई है। 2 चरणों में होगी। पहली बार इसमें जातिगत जनगणना शामिल की जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए याद रखना कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की भी गणना होगी। ठीक है, रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 रखा गया है। और जबकि लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 को यह जो है रखा गया रेफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो ये जनगणना है उसको 28 फरवरी 2027 तक इसे कंप्लीट किया जाना है इसको। ठीक है, 34 कॉलम के आंकड़े होंगे जनगणना में, जबकि घरों की सूची के में है 34 कॉलम के अंतर्गत आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और जनगणना में 28 कॉलम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आधिकारिक रूप से जो नोटिफाई किया गया है, जनगणना एक्ट 1948 के तहत जो है ये प्रोसेस पूरा नोटिफाई किया गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और अब तक की 16वीं जनगणना है। ठीक, ये सारी चीज़ें पहले चरण में जो होगा वो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस होंगे, दूसरे चरण में जनगणना कराई जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं कि भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। भारत का जो गार्डेन्स रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड है उसने नॉर्वे की जो कंपनी है कोन्सबर्ग, इसके बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत
PRV बनाने का समझौता किया है। ऐतिहासिक समझौता ये। ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट्स हैं भारतीय कंपनियों के लिए। तो कौन किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड ने नॉर्वे की कोन्सबर्ग कंपनी के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये समझौता किया है। ठीक है। भारत की ध्रुवीय जो अनुसंधान क्षमताएं हैं उसको मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पोत है वो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अन्वेषण केंद्र की अगर बात करते हैं तो उसके मार्गदर्शन में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान का समर्थन करेगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्री अन्वेषण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ, जलवायु अध्ययन, अंटार्कटिका और दक्षिण महासागर में तमाम मिशनों का इसको समर्थन करना है। ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि NHAI द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया। 12 किलोमीटर हिस्सा जो है इसका रणथंभौर टाइगर जो रिजर्व है उसके बफर जोन से गुजरता है। तो पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास इसको तैयार किया गया है। ऊपर से पेड़ पौधे और घास से कवर भी किया गया है जिससे जो है जंगल की तरह ही दिखाई दे और बिना किसी घबराहट के जो जंतु हैं वो सड़क को आर पार कर पाए। ठीक है। इस ओवरपास के निर्माण से बाघ और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की जो सुरक्षित आवाजाही वो संभव हो पाएगी। ठीक है। और जो मानव और पशु संघर्ष है वो सारी चीज़ों में कमी आएगी। भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन किया गया इसमें। तो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, दोनों को याद रखना। उसके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत के जंगलों में जो खुरधारी स्तनधारी हैं उनकी आबादी का आकलन किया गया है। ठीक है। तो इस भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, सांभर और गौर, जो चीतल है बड़ा, सांभर है बड़ा हिरन, और गौर जो है इंडियन बाइसन है, ये प्रमुख हैं। ठीक है। चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में हैबिटेट में वो जीवित रह सकता है। जो सांभर है उसकी आबादी अधिकांशतः बाघ क्षेत्रों में स्थिर है। ठीक, कहाँ पे? जो मध्य भारत है और पश्चिमी घाट हैं। ठीक है, ये भारत का पूरी स्थिति है। गौर जो है वो घने जंगल ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि मध्य भारत, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर हिमालय की पश्चिमी घाट के जो एरियाज़ हैं। ठीक है। याद रखना इसमें क्या चीज़ कि नीलगाय सबसे बड़ी जो है भारत की मृग प्रजाति है कृषि क्षेत्रों में, यानी कि हम लोगों के साइड जो गांव वगैरह पे भी जो है नीलगाय देखी जाती हैं, तो सबसे बड़ी मृग प्रजाति है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हॉक डियर और बारहसिंघा प्रजाति विशेष रूप से घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों में पाई जाती हैं। बारहसिंघा जंगली भैंसा जो प्रजातियां हैं केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हैं, जैसे कहाँ पे? असम और छत्तीसगढ़ के आवासीय वाला जो क्षेत्र शरण है, और पालतू भैंसों के लिए जो है ये खतरा भी है इनके लिए। खुरधारी जो स्तनधारी उसकी संख्या गिरावट जो है वो बाघों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि उनका प्रमुख शिकार है और शिकार कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिक्कत की जो है ये पूरा परिस्थिति संतुलन के लिए दिक्कत भी पैदा करेंगी। देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। तो 2 जून 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जेन यानी जो है भारतीय भाषाओं के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी फंडेड है AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जेन, उसका नाम क्या है? भारत जेन। 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, सरकार द्वारा फंडेड है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है। LLM वे बड़े भाषा मॉडल हो जिन्हें विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, इस पर इसको जो है ट्रेंड किया जाता है। उन्हें जटिल मानव परिभाषा और मल्टीमीडिया को समझाने और व्याख्या करने में उसे जो है इनेबल करता है। अनेक डेटा प्रकारों में सुसंगत प्रतिक्रिया यहाँ पे देने के लिए उनकी जो है क्षमता उन्हें यूनिकॉर्न मॉडल की जो कमियाँ हैं उसको दूर करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसे जो है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिक्स सिस्टम IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और IoT और IoE के लिए TIH फाउंडेशन द्वारा इसको जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य पूरा जो भारत में जेन मॉडल का क्या है कि भारतीय मूल्यों पे जो है नैतिक, समावेशी, बहुभाषी AI बेस्ड को बढ़ावा देना है, जिससे क्या है कि हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक रीजन स्पेसिफिक जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, लोकल लैंग्वेज बोलने वाले को AI आधारित जो ग्रामीण टेलीमेडिसिन है इसको बढ़ावा देना, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज तथा भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज अंजी खाद है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये करता क्या है पुल, तो रियासी जिले को कौरी और बक्कल को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना जो चिनाब रेल ब्रिज है वो रियासी जिले में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। आपने फोटो देखी होगी, ऊंचाई 359 मीटर यानी कि 360 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डीआरडीओ ने सुनिश्चित किया कि जो पुल है ये विस्फोट प्रतिरोधी हो सके। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने इसका जो है भूकंपीय विश्लेषण भी किया है और इसकी जो पूरी नींव है वो आईआईसी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई है और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अंजी खाद ब्रिज जो है भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ ही चिनाब रेल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठीक, तो ये जो चिनाब और अंजी खाद ब्रिज है जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये बात को आपको ध्यान देना है। मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमालय चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर 2025 पर, यहाँ पे ध्यान देना 8 सितंबर पर हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है। ठीक है, इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा के बाद चौथा राज्य बन चुका है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो साक्षरता दर है वो 99.3% पहुँच चुकी है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा अगर जारी करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे, इसके अनुसार भारत की जो टोटल साक्षरता लिटरेसी रेट है वो 7 साल और उससे आयु के अधिक लोगों के लिए 80.9% है। ठीक है, मई 2025 में गोवा के, भारत के 2 राज्य जो थे वो मिजोरम और गोवा, इन्होंने पूर्ण साक्षर बनने की घोषणा की थी। ठीक है, ये सारी चीज़। वहीं त्रिपुरा जो था जून 2025 में पूर्ण साक्षर बनने वाला तीसरा राज्य बन चुका था। इसके साथ अगर बात करें तो चौथा राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश जो है चौथा पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। गोवा के बारे में बात करते हैं तो गोवा जो था, गोवा के ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा था, पिछले वाले जो घटनासार की अर्धवार्षिकी मैगजीन थी, ये सारे करंट अफेयर्स मैंने वहाँ पे करा रखे हैं कि जो गोवा के मुख्यमंत्री थे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मणिक साहब, उन्होंने नव उल्लास भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, उल्लास योजना क्या है, तो उल्लास योजना जो है वो 2022 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ये सन को आपको याद रखना क्या, 2022 में ये उल्लास योजना शुरू की गई थी। किस लिए, कि 2030 तक भारत को जो कंप्लीट लिटरेसी रेट को अचीव करना है, पूर्ण साक्षर बनने के उद्देश्य को, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उल्लास योजना 2022 में स्टार्ट हुई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसके अनुरूप जो है ये है। इस योजना के 5 कंपोनेंट क्या हैं कि मूलभूत साक्षरता को प्राप्त करना, गणना कौशल करना, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, मूलभूत शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा को यहाँ पे प्राप्त करना। अब ये कार्यक्रम क्या करता है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क हैं उनको लक्षित करता है, टारगेट करता है, जिन्होंने औपचारिक रूप से कोई शिक्षा प्रदान या उन्होंने प्राप्त नहीं की है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो है पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें भारत के बाद जो है भारत ने 26 नागरिकों की मृत्यु के बाद 7 से 10 मई के बीच में उसने ऑपरेशन सिंदूर किया। ठीक है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ज्वाइंट एक स्ट्रैटेजी थी। मल्टी डोमेन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस और साइबर युद्ध जो कैपेसिटी थी, इंडिजीनियस जो हथियार प्रणालियाँ हमारी थी, एयर डिफेंस नेटवर्क था, इनका इंटीग्रेटेड उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के द्वारा बेहतरीन रणनीति के साथ ये पूरा जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 का शुभारंभ हुआ है। तो ग्रामीण विकास को डेटा आधारित प्रभावी इफेक्टिव बनाने की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय राइट्स ऑफ है इसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है कि पंचायतों को, जो ग्राम पंचायत है उसको स्थानीय सतत विकास जो लक्ष्य है, लोकल एसडीजीज के अनुरूप बेहतर योजना बनाने, निगरानी करने, गवर्नेंस के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना है। इस सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य क्या है, पारदर्शी, जवाबदेह ग्रामीण विकास के लिए डेटा बेस्ड उपकरणों के साथ साथ
याद रखना कि 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं इसके तहत? तो गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सोशल जस्टिस और महिला सशक्तिकरण। ठीक है। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ, किस जगह पे? मेटकॉफ हाउस में। ठीक है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वदेशी क्वांटम जो रिसर्च है उसको डिफेंस और जो आपका जो है रणनीतिक जो लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ाना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी केंद्र जो है अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से ये युक्त है। भारत को क्वांटम इनोवेशन में अग्रणी बनाने की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका जो पूरा क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है भारत की डिफेंस सेक्टर में और भारत के स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जो है वो क्या करेगा? क्वांटम की कैपेसिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा ये कदम है। इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी क्वांटम टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग स्ट्रैटेजी को बढ़ावा देना सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका उद्देश्य है। ठीक है। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को शुरू करने की मंजूरी 7 मई 2025 को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए 3 साल मंजूरी दे दी गई है। कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। ठीक है। जो 29 मानक थे, कड़े मानक थे, इसको स्वीकारने के बाद जो है दूरसंचार विभाग ने इसको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। ठीक है। स्टारलिंक के पास अगर हम देखते हैं तो स्टारलिंक के पास वर्तमान में 7,000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का नेटवर्क है जो भारत में हाई स्पीड लो इंटेंसी जो है वो नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। ठीक है। यह लाइसेंस स्टारलिंक को भारतीय एयरटेल, यूटेलसेट के वनवेब और रिलायंस जियो के साथ जो है रिलायंस जियो के बाद सैटेलाइट आधारित इंटरनेट की पेशकश करने वाली तीसरी कंपनी बनाएगा। ठीक है। कंपनी ने जियो और एयरटेल के साथ जो है रिटेल जो है वो पार्टनरशिप भी की हुई है। ठीक है। डेटा भारत में ही रखना पड़ेगा और किसी भी यूजर ट्रैफिक को भारत के बाहर गेटवे से रूट नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और 20% ग्राउंड सेगमेंट का जो उसका स्वदेशीकरण है 5 वर्षों में करना है। ठीक। और नाविक आधारित जो है वो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जैसे जो GPS है ना, वैसे नाविक आधारित जो पोजिशनिंग सिस्टम उसका उपयोग करना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन। तो मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग जो क्षेत्र है उसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी जो है वो भूतापी उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई की है। दिरांग क्षेत्र जो है एक मध्यम से उच्च जो उसमें उष्मा भूतापी क्षेत्र जहाँ पे जलाशय का जो तापमान है वो लगभग 115 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। इसकी जो कुशलताएँ, ये जो वैज्ञानिक कुशलताएँ हैं कम प्रभावी ड्रिलिंग का समर्थन करती हैं। तो इसमें याद रखना कि इस पूरी परियोजना में CESHS नॉर्वेजियन जियोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, आइसलैंड की कंपनी जो है वो जियोट्रॉफी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस शामिल है। यह जो पूरी परियोजना है अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये समर्थित है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्लीन एनर्जी जो है वो क्लीन पर्यावरण अनुकूल जो ऊर्जा समाधान है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये इसको माना जा रहा है। भारतीय रेलवे के पहले 9,000 हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिकल इंजन का जो है उद्घाटन हुआ है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दामोह में 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे के पहले 9,000 हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिकल इंजन का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया पहल के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से ये जो विकसित है, सीमेंस इंडिया के सहयोग से पूरा शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से ये जो है ये बदलने जा रहा है। भीड़ भाड़ टर्न अराउंड जो टाइम होता है, संचालन जो लागत होता है, इसमें कमी आएगी। ठीक है। सबसे शक्तिशाली एकल यूनिट जो है वो इंजन यूनिट वाला जो इंजन है ये, तो ध्यान देना इसमें। तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति, तमिलनाडु ने अपनी 2025 में अप्रैल में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च करके ऑफिशियली उन भारतीय राज्यों में प्रवेश कर लिया जिसके पास अपनी जो है स्पेस सेक्टर की जो अंतरिक्ष सेक्टर की पॉलिसीज़ हैं राज्यों के पास। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है पूरी नीति का? तो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश जो है वहाँ आकर्षित करना है,
राज्य की एरोस्पेस सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में बढ़ती भूमिका को ये पूरी जो है पॉलिसी वो रेखांकित करती है। और याद रखें तो भारतीय अंतरिक्ष नीति के तहत देश की व्यापक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, अब इस फैसले से क्या हुआ है कि जो तमिलनाडु है, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में शामिल हो गए, इसके पास अपनी जो है अलग से निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने की पॉलिसी है। या इन स्पेस के जो युवाओं के बाद जो यह निर्णय जो है वो इन स्पेस इसके सुझाव के बाद लिया गया है। यह जो है गैर सरकारी जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं, उसको प्रोत्साहित करेगा और उनके अनुरूप है। आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना है, इसका लक्ष्य है। और करीब 10,000 डायरेक्टली रोजगार को भी यहाँ पे सृजन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सरकार जो है इसमें याद रखना कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस और विशेषताएं इसकी हैं कि सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपए से कम निवेश वाले परियोजनाओं के लिए स्पेस 22 में प्रोत्साहन पैकेज देगी। ठीक है, औद्योगिक आवास प्रोत्साहन, अंतरिक्ष पार्कों में आवास सुविधाओं पर 10% की जो सब्सिडी है वो यहाँ पे याद रखना है। 10 करोड़ 10 वर्षों तक प्रस्ताव दिया गया है। ग्रीन इनिशिएटिव सब्सिडी जो है पूंजीगत जो कॉस्ट आएगा उस पर 25% दिया जाएगा। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज़ एंकर अंकिता है। ये मैंने सब पढ़ा रखे हैं। ये जो पिछले 6 महीने वाले अर्धवार्षिकी वाले करंट अफेयर्स है ना, उसको आप देखना। मैंने ये सारे करंट अफेयर्स पढ़ा रखे हैं, एक भी इसमें से छूटा हुआ नहीं है, सब वही रिपीट किया है। थोड़ा सा जो उसमें जो है जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का जो है ऐड हुआ है, जो नया है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने 15 मई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग में मुख्य अंश उसको प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज़ एंकर अंकिता का उसने अनावरण किया। यह जो नवाचार है वो शासन और मीडिया में AI के उपकरणों के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो AI न्यूज़ एंकर है अंकिता, इसके लॉन्च के बाद असम ने डिजिटल गवर्नेंस में एक नए युग में कदम रखा है। ठीक है, भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति, भारत सरकार जो है डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति, ठीक है, संदर्भ और विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस के लिए डिजिटल हब दस्तावेज का अनावरण किया है। यह जो डिजिटल जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बहुत बड़ा कदम है। उद्देश्य क्या है इसका, तो याद रखना कि डिजिटल एक पता प्रणाली बनाना है। ठीक है, डिजिटल पता प्रणाली बनाना जिससे क्या होगा कि जो भी एड्रेस होगा उसकी जो जानकारी है उसका उपयोग करना का तरीका बदल सके। अब DPI के निर्माण में बहुत बड़ा कदम है। डाक विभाग ने ध्रुव जो पॉलिसी दस्तावेज जारी किया है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि पूरे देश में एक जो है मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप जो है कोई सामान ऑर्डर करते हो। ठीक है, आप अपना एड्रेस देते हो और एड्रेस आपके पास आप देते हो। GPS इनेबल सर्विसेज है, बहुत सारे ऐप्स पे होती हैं, लेकिन फिर भी जो है डिलीवरी पार्टनर्स होता है वो आपको आपके आसपास 100 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर दूर आकर फिर फ़ोन करता है, एक बार कन्फर्म करता है। जब ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, डिजिटल पोस्ट जो DG पिन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि पूरे जो भौतिक स्थान जो फिजिकल जो लोकेशंस हैं उसका क्या करेगी कि एक दिशात्मक तो है पहचान मिल जाएगी। ठीक है, और उसका एक यूनिक कोड होगा, जिसकी वजह से अगर बात करें तो एड्रेस टू एड्रेस सर्विसेज का जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से वो मानकीकृत तरीके से और बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी। आप एड्रेस का वेरिफिकेशन की समस्या दूर हो सकती है इससे। ठीक है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। जो इसकी लागत है वो 8,800 करोड़ रुपए में बना है। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। बंदरगाह जो है इसकी प्राकृतिक गहराई जो है ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है। ठीक, और विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के निकट जो है, इससे भारत की समुद्री जो कनेक्टिविटी है और कम्पिटिटिवनेस है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, भारत की जो विदेशी बंदरगाहों पे निर्भरता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, जैसे कोलंबो सिंगापुर, उससे जो है इस पे लागत निर्भरता भी कम होगा और लागत का जो है वो और समय का दोनों का बचत होगा। एक तरह से एफिशिएंसी होगी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी। तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक आदेश जारी करके कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट एक बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह जो घोषित रिजर्व है वो भारत की बड़ी बिल्लियों की जो आबादी है
मध्य भारतीय प्रदेश में महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करता है। कुमराम भीम जो है आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? आसिफाबाद में है। और ये जो आसिफाबाद और कागज नगर डिवीजन में फैला हुआ है 10 मंडलों में, 78 जो है वो आरक्षित वन ब्लॉक इसमें शामिल है। ठीक, ये जो क्षेत्र है वन्यजीव गलियारे का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। कवाल टाइगर को महाराष्ट्र, कन्हार गांव, तिफेश्वर, चपराला और साथ साथ छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से उससे जोड़ता है। अब याद रखना है यहाँ पे कि बहुत सारे जो मांसाहारी जानवरों का यहाँ पे जो है निवास भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ मिलने वाली जो एकमात्र जो घोंसला स्थल यहाँ पे देखना, मालाबार, पाइड, हार्नबिल और लंबी चोंच वाले गिद्ध, ये सारी चीज़ें जो है विशिष्ट पक्षियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की जो है तेंदुआ राजधानी घोषित हो गया है। मैंने पढ़ा रखा है सारे कंटेंट्स। ये बेंगलुरु को ऑफिशियली जो है भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, जिससे यह जो मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन चुका है। जो होले मट्टी नेचर फाउंडेशन, इसके द्वारा एक लंबा संरक्षण किया गया और जो संरक्षणवादी थे डॉक्टर संजय गोब्बी के नेतृत्व में अध्ययन किया गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बेंगलुरु के आसपास के जंगलों में, झाड़ियों में लगभग 80 से 85 तेंदुए रहते हैं। दुर्लभ शहरी क्षेत्र ऐसा बन चुका है। ठीक है, जो क्या है भारत की तेंदुआ राजधानी ऑफिशियली जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से। बेंगलुरु के बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें हैं। एमपी का नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा जो है अस्थायी आवास बन चुका है। चीतों के पुनर्वास की दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। एमपी जो चीता स्टेट के नाम से फेमस भी हो चुका है। नौरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा अस्थायी आवास बनाएगा। कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के सफल प्रयास के बाद जो है नौरादेही अभयारण्य को तीसरा अस्थायी आवास बनाया जाएगा। सागर और दामोह जिले के जो पठारी क्षेत्र में फैला है पूरा ये सागर और दामोह जिला में अभयारण्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए काम भी चालू किया जा चुका है। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। लैटिन अमेरिकी देश चिली है, उसके राष्ट्रपति कौन है? ग्रेबियल बोरिक फोंट। इन्होंने भारत की जो ऑफिशियली यात्रा है, राज्य की यात्रा है, वो 1 अप्रैल 2025 को की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इनका स्वागत हैदराबाद हाउस में किया। ठीक है, तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित जो उद्योग हैं, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स में बहुमूल्य खनिजों के खनन में इस पर चर्चा भी हुई है। कॉपर लिथियम में विश्व का अग्रणी उत्पादन देश है चिली। ठीक है, तो ये सहयोग करने के लिए तैयार भी है। और वर्तमान में अगर देखें तो चिली से इन खनिजों को सबसे बड़ा आयातक कौन है? चीन है। तो ये वार्ताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, सेपा के लिए भी वार्ता शुरू करने की बात दोनों पक्षों में हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़ चुका है, लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, अब मल्टीपल एंट्री परमिट घोषणा करने की जो घोषणा की है चिली के राष्ट्रपति ने, द्विपक्षीय व्यापार और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय उद्यमियों के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 समझौता एमयू हुए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह भी जो जारी हुआ किस पे? अंटार्कटिका सहयोग पे। ठीक है, और राष्ट्रीय आपदा निवारण प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो एनडीए में है, इसके बीच में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे समझौता, और चिली की जो कोल्डेल्को है, भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके बीच भी जो एमयू हुए हैं। ठीक है, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा हुई है। यूएई के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी इन्होंने जो है यात्रा की। ऑफिशियली यात्रा 8 से 9 अप्रैल 2025 को रही थी। ठीक है, तो याद रखना कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। तो इसमें याद रखा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद का कैंपस दुबई में स्थापित होने जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे MBA जो पाठ्यक्रम है सितंबर 2025 में शुरू हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT का कैंपस दुबई के एक्सपो सिटी में इंडियन पवेलियन में स्थापित करने के निर्णय भी लिया गया है। केरल में कोच्चि, गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना के लिए दोनों पक्षों के बीच में सहमतियां भी हुई हैं। क्या रखना है? केरल में कोच्चि और दुबई, गुजरात में वाडियार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना होगी। दुबई में UAE इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन भी हुआ है और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंडिया ऑफिस खोलने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है। ठीक है, श्रीमद् भागवत और नाट्यशास्त्र जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कुल 74 नई पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। टोटल जो संख्या है कितनी हो चुकी है? 570 हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? तो विश्व की महत्वपूर्ण जो दस्तावेजी जो विरासत है उसको संरक्षित करना है, विश्व के समक्ष लाना है, उन्हें सिक्योर करके और उनके महत्व के बारे में जागरूकता वगैरह भी चीज़ें यहाँ पे फैलानी है।
ठीक है। तो भारत में जो है याद रखना कि पहले 12 रचनाएं ऋग्वेद सहित पहले भी शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। अब टोटल संख्या कितनी हो चुकी है श्रीमद् भागवत और नाट्यशास्त्र को शामिल करने के बाद, तो भारतीय धरोहरों की संख्या अब 14 हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का जो IGI एयर दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2024 में विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित जो इस पूरा एयरपोर्ट है, कुल मिलाकर के यहाँ पे 7.7 करोड़ यात्रियों का आवागमन 2024 में हुआ, ठीक है। तुलना में 2023 के 7.8% अधिक है, ठीक। तो इसका जो विश्व के जो व्यस्ततम हवाई अड्डों का जो आंकड़ा है, उसका आकलन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स के द्वारा किया जाता है। तो सबसे सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा कौन रहा है, तो अमेरिका के अटलांटा में स्थित है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। दूसरा स्थान किसका रहा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है ये पूरा आंकड़ा रहा है। इसके पश्चात चौथा और पांचवा स्थान जो है टोक्यो, हनेडा और लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट के हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोले गए हैं। NEP के अनुसार देश में जो हायर एजुकेशन उसको बढ़ावा देने के लिए जो विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर हैं देश में स्थापित करने की जो अनुशंसा के बाद ऑस्ट्रेलिया की वोंगलोंग व डिकिंग यूनिवर्सिटीज़ के परिसर जो है वो गिफ्ट सिटी में संचालित है, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का जो गुरुग्राम स्थित शैक्षिक कार्यक्रम है जुलाई 2025 में शामिल हो जाएगा। अन्य 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में स्थापित करने के लेटर ऑफ इंटेंट भी UGC ने जारी कर दिए हैं। कौन कौन से होगा, तो शिकागो स्थित जो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन इटली शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बाकी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे खोलेगी, तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में कैंपस लोकेशन खोलेगी। कौन, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन चुका है, ठीक है। तो 9 जून 2025 को जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन चुका है। इसके पूर्व दिल्ली जो है वो 28वां बना था। नेवा क्या है, 100% सेंट्रल द्वारा जो है फंडेड केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की योजना है। किसकी योजना है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेवा। और 100% फंडेड किसके द्वारा है, तो केंद्र के द्वारा है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया को अपनाया जाए। नेवा लागू करने वाली सबसे पहली विधानसभा कौन बनी थी, तो नागालैंड बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दीव जो है भारत का पहला, दीव जो है वो दादरा और नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो पूरी तरह से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को सोलर एनर्जी से पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अनोखा और एक राष्ट्रीय उदाहरण बन चुका है दीव अक्षय ऊर्जा अपनाने में, ठीक है। अपनी पूरी डिमांड का जो सौर ऊर्जा से उसने पूरी की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो 9 मेगावाट का जो ग्राउंड माउंटेड सौर पार्क कहाँ पे है, फूदम में स्थित है। तो सारी चीज़ें हैं। दीव की जो दीव की दिन के समय की बिजली मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी होती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष लगभग 13,000 कार्बन टन उत्सर्जन दीव कम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत के महापंजीयन जो है उसके द्वारा 7 मई 2025 को नमूना प्रणाली जो पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। भारत ने प्रमुख मातृ और शिशु मृत्यु के जो संकेतकों में जो है सुधार दर्ज किया है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो 2014 से 16 के बीच में जो प्रति लाख जन्म थे उस पर 130 से घट करके अब जो है वो 2019 और 21 में क्या हो चुकी है, 93 हो चुकी है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब याद रखना कि शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आया है। तो याद रखना क्या शिशु मृत्यु दर में कितना आया है, तो आप याद रखो कि जो ये पूरा जन्म दर है 2014 में 1000 जन्मों पे 39 था जो शिशु मृत्यु दर, वो घट करके 27 हो चुकी है, ठीक है। नवजात जो मृत्यु दर है वो 1000 पे 19 हो चुका है, ठीक। जो लिंग के जन्म के समय लिंग अनुपात था 2014 में वो 899 था, 2021 में वो 913 हो चुका है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 पे स्थित है, स्थिर भी है। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको आपको ध्यान भी देना है, ठीक। अच्छा, SRS रिपोर्ट के अनुसार जो है पहले ही जो MMR है जो है वो उसका लक्ष्य प्राप्त
8 राज्य कर चुके हैं। कौन कौन से? केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, झारखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। ठीक है। UMR जो है उसका लक्ष्य 12 राज्य प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उतना नहीं है, बट याद रखना कि 12 राज्य कर चुके हैं। ठीक है। पहले ही NMR का SDG लक्ष्य जो है वो 6 जो है राज्य UT कर चुके हैं, इसमें केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और हिमाचल प्रदेश है। ठीक, तो ये पूरी मातृ और शिशु मृत्यु दर में जो भारत की जो प्रगति है ना, वैश्विक दर के औसत से अधिक है काफ़ी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ देखना, आज 7 अप्रैल 2025 को वर्तमान UN मातृ मृत्यु अनुपात के अनुसार जो है, इसके अनुसार भारत की जो मातृ मृत्यु दर है 2020 से 2023 तक में 23 अंकों की कमी आई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। 1990 से 2023 तक 33 वर्षों में 48% की जो कमी है वैश्विक कमी की तुलना में, भारत की जो MMR में अब तक 86% की कमी आई है, यानी डबल हो चुका है कमी। भारत में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है। 24 मार्च 2025 को UN के अंतर एजेंसी बाल मृत्यु आकलन समूह के द्वारा रिपोर्ट आई गई। इसमें बताया गया कि भारत में बाल मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है। भारत जो है बाल मृत्यु दर में कमी लाने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। इसमें बताया भी गया है कि भारत बाल मृत्यु दर में कमी लाने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। ठीक है। जो याद रखना है कि पिछले 33 वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें 78% की कमी भी आई है। ठीक है। और याद रखें तो वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में भारत जो नवजात शिशु मृत्यु उसमें दर है उसमें भारत में 70% की कमी आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 पे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के लिए पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी भी उसने लॉन्च की है। ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर की पहल। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को इफेक्टिव, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी भूमिका का सम्मानित करना है। ठीक है। तो स्वर्ण पुरस्कार याद रखना है, ग्राम पंचायतों में जो पुरस्कार मिला है तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो है महाराष्ट्र की, वो धुले जिला की, उसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। वही अगर बात करें रजत पुरस्कार में तो पश्चिम माजलिसपुर ग्राम पंचायत है, वो त्रिपुरा की है। ठीक है। जूरी पुरस्कार में पालसाना ग्राम पंचायत है, वो सूरत जिला की है। और सुराकाटी ग्राम पंचायत जो है वो क्योंझर जिला की है। ठीक। तो ये पुरस्कार समारोह कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के सम्मेलन के दौरान हुआ। ठीक है। ये पूरा सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉर्पोरेशन से ये सारी चीज़ें की गई। महाराष्ट्र के झुड़पी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित कर दी है। तो पूर्वी विदर्भ में फैली 86,000 हेक्टेयर झुड़पी जंगल भूमि को दशकों से लेकर कानूनी विवाद चला आ रहा था, अब ये समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2025 को निर्णय सुनाते हुए कहा कि ऐसे जमीनों को वन भूमि माना जाएगा और इसका कोई भी जो गैर वन उपयोग होगा वो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति और न्यायालय द्वारा जो शर्त निर्धारित होगा उसके अधीन ही किया जाएगा। विदर्भ के अंदर झुड़पी शब्द का अर्थ क्या होता है कि झाड़ीदार भूमि। ठीक है। तो ये मराठी में होता है और ये 6 जिलों में, विदर्भ के 6 जिलों नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और गोंदिया में ऐसी ज़मीनें बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। ये भूमि आमतौर पर चराई, पब्लिक इस्तेमाल के लिए, स्कूल, पाइपलाइन, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग होती रहती हैं। ठीक है। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, तो अंगोला के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोराको। ठीक है। तो ये भारत की उन्होंने यात्रा की है 1 से 4 मई 2025 के बीच में। तो गौरतलब है कि भारत और अंगोला इस वर्ष जो है अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसकी 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो याद रखना है इसमें कई सारे MOUs हुए हैं। तो आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर सहयोग भी हुआ है। ठीक है। कृषि के सेक्टर पे भी सहयोग हुआ है। और याद रखना है कि अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर भी किए और ISA का 123वां सदस्य बन चुका है। कौन है 123वां सदस्य? अंगोला बन चुका है। ठीक है। भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अनुमोदन की जो है मंजूरी भी दे दी है अंगोला के लिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोझिकोड जो है WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो 2 मई 2025 को केरल के कोझिकोड शहर है वो WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हो चुका है। कोझिकोड नगर निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम स्वरूप ये पूरी मान्यता मिली है।
और ये इस नेटवर्क में शामिल होने वाला कोच्चि के बाद ये दूसरा भारतीय शहर है। पहला शहर कौन है? कोच्चि, दूसरा जो है कोझिकोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कोझिकोड को याद रखना कि पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था किस लिए, तो साहित्य के शहर के रूप में, यूनेस्को का जो साहित्य का शहर है उसके रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उड़ीसा सरकार की शहरी विकास के लिए अंकुर पहल चालू हुई है। उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति देने के लिए एक दूरदर्शी पहल शुरू की है। ये आप इसको क्या कर सकते हैं, आप केस स्टडीज़ में भी लिख सकते हो मेंस में। तो याद रखना कि शहरी नवाचार और विकास के लिए एक दूरदर्शी पहल, उसका नाम क्या है? अंकुर, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये जो पहल है आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित किया, जिसका लक्ष्य क्या है? स्मार्ट, टिकाऊ और सिटीजन सेंट्रिक जो सिटीज़ है उसका निर्माण करना। ठीक है, तो 6 प्रमुख संगठनों के साथ इसमें MOU किए गए हैं अंकुर की शुरुआत के साथ ही। ठीक है, जो ये संगठन है वो शहरी विकास की परिस्थिति में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर बात की जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ज्ञान रिसर्च पे, क्रियान्वयन पे, समर्थन और नवाचार पे ये केंद्रित है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें क्या है कि 2036 तक इसको जो अर्बनाइजेशन का रेट है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके लिए वो अंकुर पहल शुरू की गई है शहरी विकास के लिए उड़ीसा सरकार ने। तो ये अंकुर पहल किसकी है? उड़ीसा सरकार की। ये बात को आपको ध्यान देना है। चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन जो स्वदेशीकरण सुविधा एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी उसका उद्घाटन किया है। 300 एक्सीलेंसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है। ठीक है, DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। उद्देश्य क्या था कि प्रशिक्षकों को ड्रोन शिक्षा में कुशल बनाना और ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसका उत्पादन लक्ष्य 2026 तक 1 लाख ड्रोन जो है ये इसका उत्पादन लक्ष्य है। ठीक, ये ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम क्या है? तो एक कौशल विकास कार्यक्रम है जो प्रशिक्षकों को जो है ड्रोन प्रशिक्षण में विशेषज्ञ बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? ग्रामीण रोजगार और ड्रोन जो दीदीज़ हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया था वो उसको बढ़ावा भी मिल रहा है। ठीक है, राजस्थान स्थित खीचन और मेडार रामसर आर्द्रभूमि घोषित हुए हैं। तो याद रखना 2 आर्द्रभूमि, खीचन यानी फलोदी और मेडार उदयपुर का जो है, याद रखना राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि है, खीचन पहला और मेडार उदयपुर के। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। टोटल अब रामसर साइट कितनी हो चुकी है भारत में? 91 हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर इसको शामिल किया गया। जो आर्द्रभूमि खींचन है इसमें हजारों जो प्रवासी डोमिसाइल क्रेनों को आकर्षिक करने के लिए फेमस है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर जो है ये पड़ता मुख्य पड़ाव भी पड़ता है। मेडार जो है वो उदयपुर राजस्थान का पक्षी गांव के रूप में जाना जाता है। इसमें 150 से अधिक जो है पक्षी प्रजातियां हैं। फ्लेमिंगो, फैल्कल, स्टार्क वगैरह जो है इसमें पाई जाती हैं। दिल्ली जो है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क जो है ये यहाँ पे घोषणा हुई है स्थापित करने की। सतत और शहरी जीवन की दिशा में इम्पॉर्टेंट एक स्टेप उठाते हुए दिल्ली सरकार ने पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा जून 2025 में की है। उत्तरी दिल्ली के होलाम्बी कला क्षेत्र में जो है ये सुविधा बनाई जाएगी। सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक नेशनल मॉडल के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जो मजिंदर सिंह सिरसा है पर्यावरण मंत्री, इन्होंने दिल्ली राज्य और बुनियादी औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम के अधिकारी के साथ इन्होंने बैठक की। ठीक है, ये पूरा जो पार्क है वो 11.4 एकड़ में विकसित किया जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला भारत का इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत के नेशनल जो उद्यान है उसके रूप में नोटिफाई किया है। सिमलीपाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 क्लॉज 4 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सबसे बड़ा उड़ीसा का ये राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। ठीक है, देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्व में भीतरकनिका के बाद ये दूसरा जो है ये पूर्वी भारत राज्य में जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, इसके पहले उड़ीसा में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान था, वो भीतरकनिका था, जो सुंदरवन के बाद सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का घर था। भीतरकनिका को पहले वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, फिर बाद में उसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा के लिए कर दिया गया। लेकिन अब क्या पे है कि जो है सिमलीपाल जो है वो 107वां टाइगर रिजर्व, वो 107वां राष्ट्रीय उद्यान वो बन चुका है। अब इसके बाद अगर ध्यान देना, राष्ट्रीय उद्यान का जब दर्जा मिल जाने के बाद जो
जो नोटिफाइड क्षेत्र है वो अब अधिकार मुक्त हो जाएगा। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की यहाँ पे अनुमति नहीं होगी, ये बात को नोट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में सवाल दे सकता है कि किसी भी ह्यूमन गतिविधि को जो है एक्टिविटीज़ को वहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमित होती है अनुमति, लेकिन यहाँ पे एकदम नहीं होगी, ठीक। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा कहाँ पे, मयूरभंज जिले में स्थित है, और ये मयूरभंज जिले में है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जंगली मिनरलिस्टिक जो टाइगर्स होते हैं उसका विश्व में एकमात्र आवास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। सिमलीपाल जो है वो 40 रॉयल बंगाल टाइगरों का भी आवास है, ठीक। 25% उड़ीसा के जो 25% हाथी आबादी उसमें उड़ीसा जो है वहाँ पे रहती है, 25% जो टोटल हाथी की आबादी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। और बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जो याद रखने योग्य हो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। महाराष्ट्र का डीपीएस फ्लेमिंगो झील संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो शहरी भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अप्रैल 2025 में ऑफिशियली नवी मुंबई का जो डीपीएस वेटलैंड फ्लेमिंगो जो झील है उसको संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पहली बार ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ी हुई आर्द्रभूमि को औपचारिक तौर पर संरक्षण का दर्जा मिला है। इससे क्या होगा कि नवी मुंबई की जो नाजक आर्द्रभूमि जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होगा, ठीक है। डीपीएस फ्लेमिंगो झील है वो 30 एकड़ में फैली आर्द्रभूमि है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो जो अभयारण्य उसके निकट स्थित है और बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से विश्राम स्थल और आहार स्थल के तौर पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने पढ़ा रखे हैं आपको अर्धवार्षिकी में घटनासार की। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है पहल का? तो जो प्रशासनिक कार्य है उसमें अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना है, और डिसीजन मेकिंग में ऑफिशियली जो कम्युनिकेशंस हो रहे हैं उसमें मातृभाषाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य क्या है कि प्रशासन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को विदेशी भाषा खासकर अंग्रेजी वगैरह के प्रभाव से मुक्त करना है। सोचने की, विश्लेषण करने की, जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसमें भारतीय भाषाओं को लाना है, ठीक है। और भारतीय भाषा और हिंदी के बीच में जो सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली दो दिशाओं के बीच में जो बायलैटरल फ्लोज होता है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए बजट में 2024 बजट में 25 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियली जो भाषा नियम है 1976 के अनुसार जो रीजन गौ है, जैसे रीजन गौ वाले क्षेत्र कौन कौन से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के साथ जो संवाद होगा वो मुख्यतः अंग्रेजी में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें कि तमिलनाडु का धनुषकोडी जो फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। धनुषकोडी जो रामनाथपुरम जिला है उसका ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। और यह जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये अभयारण्य। इससे क्या होगा? तो दक्षिण भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी की जो रक्षा के में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। ये अभयारण्य है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों का ये आश्रय भी देता है। जो प्रवासी आर्द्रभूमि की जो पक्षियां हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो इसका संरक्षण वगैरह होगा। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उसके प्रति हमारे भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत भी बनाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं तेलंगाना अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तेलंगाना सरकार जो है एससी के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला, उसमें एक सब कैटेगरी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन करके उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसमें राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जिसमें कि 15% का जो एससी आरक्षण है उसमें 59 उपजातियों के बीच में 3 समूहों में बांट करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से जो आरक्षण उसके लाभों का वितरण करना है। यह जो निर्णय है वो ऐतिहासिक प्रयास जैसे लोकुर समिति 1965 का, हाल ही की जो जस्टिस रामचंद्र राजू और उषा मेहरा की जो आयोग की सिफारिश थी उसके आधार पर 3 समूह में विभाजित है। कौन कौन सा? समूह 1, 2, 3, ठीक है। ये सारी चीज़ वर्गीकरण क्या आधार क्या है? तो वही जनसंख्या का आकार कितना है, रोजगार कितनी है, शिक्षा कितनी उपलब्ध है, वित्तीय सहायता कितनी है, साक्षरता कितनी है, राजनीतिक भागीदारी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसी के आधार पर इस पर बेस्ड है, ठीक है। ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है वो लागू हो चुका है। संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से उम्मीद विधेयक कहा गया। क्या कहा गया है? उम्मीद विधेयक, ठीक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जो ये पूरा जो बिल है अब कानून बन चुका है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है
कि जो ध्यान देना इसमें कि 1955 का जो वक्फ कानून अधिनियम है उसमें संशोधन करने का पूरा इसमें प्रयास किया गया है, उसमें संशोधन किया जाएगा। 1995 वक्फ अधिनियम है उसमें संशोधन करने का प्रयास करता है, ठीक है। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ों का इसमें जो है इसमें समस्याओं का समाधान किया गया है, ठीक है। भाजपा के जो सांसद जगदम्बिका पाल है, इसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय जो है वो जेपीसी थी। क्या थी? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें 21 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, 10 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इसकी जो व्यापक समीक्षा हुई और इसके बाद जो है इसे पारित किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके प्रमुख बिंदु याद रखना हमें जो इम्पोर्टेंट है कि वक्फ संशोधन विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास यानी उम्मीद अधिनियम जो है उसको कर दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारा जो इसमें बताया कि मुसलमान वक्फ जो निरसन विधेयक है उसको भी मंजूरी दे चुकी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को ये निरस्त भी करता है, ठीक है। अब आते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो है वो वक्फ संपत्ति वाले राज्य कौन से हैं? तो यूपी सबसे अधिक है 27%, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब। अब इससे याद रखना है कि केंद्रीय वक्फ जो परिषद होगा इसके प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इनके सदस्य कौन कौन से होंगे? तो संसद सदस्य होंगे, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो जज होंगे। इन सबका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। हालांकि मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के जो प्रतिनिधि होंगे इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है, ठीक है। अब इस संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला का होना भी कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। राज्य वक्फ बोर्डों की जो संरचना होगी तो उसमें प्रत्येक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है राज्य सरकारों को। इसमें जो मुस्लिम न होने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। हालांकि 2 गैर मुस्लिम का होना आवश्यक है। इसमें सिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक सदस्य शामिल हैं और 2 मुस्लिम महिला भी यहाँ पे होंगी, किसमें? राज्य वक्फ बोर्ड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जो यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो न्यायाधिकरणों की जो संरचना है तो नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल होगा उसके आदेशों के विरुद्ध जो है कोई अपील की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील की अनुमति यह कानून देता है, ठीक है। वक्फ संपत्तियों के जो सर्वे के लिए निर्धारण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर अब जो है जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। 1 लाख से अधिक रुपए की जो आय वाली वक्फ संस्थाओं का जो राज्य सरकार लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार को कैग वगैरह या अन्य ऑडिट अधिकारी से ऑडिट कराने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। और इसकी एक डिजिटल एकीकृत सूची तैयार की जाएगी वक्फ संपत्तियों की, जिससे पारदर्शिता लाई जाए और मुकदमाबाजी कम कर लिया जाए। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 36वें स्थान पे आ चुका है। तो यानी जो आने वाली टेक्नोलॉजी, अग्रणी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको अपनाने में भारत के प्रदर्शन में से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अंकटाड द्वारा, इंपॉर्टेंट है, अंकटाड ये जारी करता है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसको नोट करना आप। जारी कौन करता है? और भारत का जो स्थान है उसमें 36वें स्थान पे जो है वो उसने रैंक हासिल की है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने करने, उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये सुधार हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया भी गया है कि आईसीटी का और एआई का, नैनो टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीज़ों पे भारत जो है अच्छा प्रयास भी कर रहा है और उसको अधिक तरीके से अपना भी रहा है, ठीक है। सूचकांक में आईसीटी तत्परता में भारत जो है वो 99वें स्थान पे है। मानव पूंजी में 113वें स्थान पे है। टोटल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं। अनुसंधान विकास में 3रे स्थान पे है। औद्योगिक कैपेसिटी में 10वें पे है। वित्त तक पहुंच में भारत 17वें पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल जो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करें तो भारत जो है वो 36वें पे है। भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जेनेटिक जो एआई के परियोजनाओं में भारत महत्वपूर्ण योगदान करता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है।
और नेक्स्ट आते हैं कि न्यूजीलैंड के पीएम की भारत यात्रा हुई है। न्यूजीलैंड के पीएम आरटी ऑन क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 मार्च से 20 मार्च 2025 तक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की ऑफिशियल यात्रा की। ठीक है, हैदराबाद हाउस में ये बैठक हुई। ठीक, और 6 समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी हुए और 4 घोषणाएं भी की गई थी। ठीक, तो याद रखना इसमें। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है एफटीए पर वार्ता शुरू करने की घोषणा जो है दोनों देशों के बीच में लगभग 1.7 करोड़ का अरब डॉलर का यहाँ पे 2023-2024 में व्यापक कारोबार हो चुका है। डिजिटल भुगतान पे चर्चा हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भारत का जो सीबीडीटी है, सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड के सीमा शुल्क के बीच में AEOMRA अधिकृत आर्थिक परिचालन और पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग MU पे भी हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं सैन्य अभ्यासों की भागीदारी हो जाएगी। न्यूजीलैंड ने भारत की जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है उसमें भागीदारी का स्वागत भी किया है और न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है। कौन सा? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में। ठीक है, न्यूजीलैंड ने। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में सहयोग पर चर्चा हुई है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने यहाँ इंपॉर्टेंट देना CDRI में शामिल होने की घोषणा कर दी है। किसने घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन में CDRI में। ठीक, भूकंप न्यूनीकरण पर समझौते हुए और भारत का जो ISA है इसमें भी, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें भी न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर भी वहाँ पे विस्तार किए जाएंगे। ठीक, दोनों देशों में जो है खेल समझौते पे भी जो हुए हैं वो हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें के साथ साथ हम ध्यान देना है कि न्यूजीलैंड ने भारत के UNSC की जो अस्थायी सदस्यता है उसके दावे का भारत का समर्थन किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के साथ जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। यह जो परियोजना है वो कहाँ पे की जा रही है? इंदौर में। कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाएगा। ये प्लांट जो इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व का उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर भागीदार देखें नीचे भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो होगी वो नीचे भागीदार कंपनी होगी। ठीक है, तो याद रखना इससे क्या होगा कि रॉयल्टी भी बहुत अधिक मिलेगी। ठीक है, और जो कचरा उत्पादन है इंदौर का तो काफ़ी ज़्यादा है भी, तो इससे क्या होगा कि बहुत अधिक जो है कहीं ना कहीं ग्रीन वेस्टिंग प्लांट भेजा जाएगा। इससे जो है इंदौर नगर निगम को भी जो आय जनरेट होने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है? इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन हुआ है। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को रेलमार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे, जैसे रेलवे है तो इस तरह से ऊपर से खुल जाता है जहाज़ों के आवागमन के लिए। ठीक है, पम्बन ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल को मोदी जी ने किया था। ठीक है, 2.08 किलोमीटर लंबा पुल जो है पम्बन पुल जो है रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे ये वर्टिकल लिफ्ट जो है पूरा काम करता है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। इसी पर जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कल वाली वीडियो में, तो केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उन्होंने सराहना भी की थी इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन बने थे? इंदौर और उदयपुर। वेटलैंड सिटी नेटवर्क उन शहरों को मान्यता देती है जिसमें जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पूरी बात करें तो वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों की जो है वो मान्यता दी गई, जिसमें अगर वर्तमान में बात करें तो 74 शहर पूरी दुनिया में हो चुके हैं जिनको वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, चीन के 22 शहर हैं जो ऐसी मान्यता प्राप्त सूची में शीर्ष पे हैं। फ्रांस दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वेटलैंड सिटी प्रमाण क्या है? एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। रामसर कन्वेंशन के तहत जो है 12 अनुबंध पक्षों के COP15 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश भी किया गया था। वे शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए जिन्होंने शहरी क्षेत्र जिन्होंने आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम भी उठाए हैं उनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों ने अपनी अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल होने की घोषणा की, जिसमें
में भारत में अस्थायी जो स्थल हैं उसकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 62 हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखना है कि यूनेस्को की भारत के 6 प्रमुख जो ऐतिहासिक धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल होने की घोषणा के बाद भारत में जो अस्थायी स्थल हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 62 हो चुकी है। ठीक है, तो 6 नए स्थलों की सूची में कौन कौन है, तो एमपी में स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महान किले जो है महल, और छत्तीसगढ़ स्थित कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना स्थित मुदमल मेगालिथिक जो है मेंढर, ये शामिल है इसमें। तो इसमें और भी चीज़ें याद रखनी है क्या, छत्तीसगढ़ की कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की अस्थायी में 3 महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और जैव विविधता के मानक पर उतरने वाले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी उद्यान में एक जो है तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, कांगेर नदी से निकलता है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, मुदमल मेगालिथिक मेन्हिर तेलंगाना के स्थित जो है पुरातात्विक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थल है। लौह काल यानी कि जो उससे जो है आयरन एज से संबंधित जो इसमें स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, मेगालिथिक कल्चर को यहाँ पे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है इसको समझने का। अशोककालीन शिलालेख स्थल भी हैं, ये भी शामिल किए गए हैं। 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है, एमपी में फैला हुआ है। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर जो है ये भी है, और बुंदेला राजवंश के महल किले हैं। ठीक है, जहांगीर महल और दतिया स्थित गोविंद महल बहुत प्रमुख है, ओरछा का जहांगीर महल और दतिया का गोविंद महल। वर्तमान में बात करें तो 43 स्थल जो हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो मैंने आपको कल ही पढ़ा था इसमें कि 35 जो है क्या है वो कल्चरल श्रेणी के हैं, 7 जो है वो क्या है नेचुरल श्रेणी के हैं, और एक का क्या है वो मिक्स्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 जो है विश्व वन्यजीव दिवस पर 3 मार्च 2025 को मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। तो भारत में कुल अगर बात करते हैं तो 6327 जो है वो नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं 8 राज्यों की 28 नदियों में। सबसे अधिक जो है नदी डॉल्फिन कहाँ पे पाई गई है, तो यूपी में। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे, बिहार में, उसके बाद कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और गंगा की सहायक नदियों में सबसे अधिक जो है ये पाई जाती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। गुजरात का जो है गंगा में भी है, और इसके बाद जो है गंगा की जो सहायक नदियों में भी सबसे अधिक जो है गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 30 जनवरी 2025 को गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतरदेशी मैंग्रोव गुनेरी स्थल को, याद रखना अंतरदेशी मैंग्रोव गुनेरी स्थल को, कहाँ पे, कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में। ठीक है, उसको ऑफिशियली रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये पूरा जो लक्ष्य है इसका उद्देश्य क्या है कि अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। ठीक है, दुर्लभ गैर ज्वारी वातावरण में ये पूरा जो पनपता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कच्छ की पारिस्थितिकी पहचान उसको मजबूत करता है, बल्कि साथ साथ देखना तो जैव विविधता संरक्षण में भी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। मुनेरी का जो ये मैंग्रोव वन है विशेष प्रकार का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको आपको याद रखना है। और ये पूरा जो याद रखना कि यहाँ पे 24 घंटे में एक बार जो है वो ज्वारी पानी आता है। ठीक, ये सारी चीज़ें बहुत, यहाँ पे दलदली कीचड़ भूमि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये वन जो है ये फैला हुआ है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक रूप में शामिल हुआ है। तो 21 जनवरी 2025 को भारत जो है ऑफिशियली तौर पे मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसकी घोषणा जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कॉर्पोरेशन द्वारा की गई है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश है। ठीक है, अब ये तो यूरोड्रोन क्या है, एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है, RAPS है। इसका यह ड्रोन आधारित निगरानी और टोही प्रणाली है। उद्देश्य क्या है कि जो UAE है उससे अधिक उन्नत क्षमताएं प्राप्त करना है। यूरोड्रोन कार्यक्रम को 2016 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम जो है यूरोप के 4 प्रमुख देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन की एक ज्वाइंट जो है पहल उसका परिणाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान कब होगा, 2027 में शामिल होगा। भारत इसमें शामिल हुआ। दूसरा जापान जो है वो दूसरा पहले शामिल हो चुका था, फिर भारत जो है वो दूसरी बार जो है दूसरा देश है जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो एशिया पैसिफिक का वो जो है इसमें शामिल हुआ है। एशिया पैसिफिक नहीं, याद रखना है इसमें, हाँ एशिया पैसिफिक क्षेत्र का। ठीक है, वो दूसरा देश है।
अब आते हैं वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। केरल जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 को पारित किया है और एक वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पूरा भारत का जो है पहला राज्य केरल बन चुका है। एक वैधानिक निकाय है, ये एक विधि द्वारा स्थापित निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके कल्याणों की रक्षा करना, पॉलिसी के मेकिंग में सलाहकार की भूमिका का निर्माण करना। पहली तरह का आयोग है जो विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है और राज्य की जो बुजुर्ग नीति निर्माण में उसमें सलाहकार निकाय के रूप में ये काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है केरल। ठीक है, IBCA फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता ऑफिशियली तौर पर लागू हो चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब IBCA इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित और अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई भी बन चुके हैं। ठीक है, 5 देशों निकारागुआ, इस्ताविनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया द्वारा फ्रेमवर्क को जो है यहाँ पे अनुसमर्थन और स्वीकृति देने के बाद इसे पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब तक अगर बात करें तो 27 देशों ने IBCA में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की सहमति दी थी, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे होगा, भारत में होगा। 7 प्रमुख जो बिल्ली प्रजातियां शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। MP के रीवा में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बना है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने MP के रीवा जिले में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जो संगली सफेद बाघ है उससे जुड़ा हुआ है। गोविंदगढ़ में इसको स्थापित किया जाएगा। मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास यह स्थित है। ठीक है, इस प्रजनन केंद्र से क्या हुआ, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वन्यजीव पर्यटन का विकास भी होगा और लोकल लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट का एक नया अवसर भी सृजन होगा। रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि जो है यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये MP के रीवा में गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाने वाला जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है, ये जो है बहुत नजर उसके पास ही है। और याद रखना, इसमें रीवा को हम देखें तो सफ़ेद जो बाघ है उसकी भूमि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। यह जो केंद्र है महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सफ़ेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर की पुनरीक्षित मास्टर परियोजना का हिस्सा भी है। ठीक है, याद रखना इसको। नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी किया है। नीति आयोग ने राज्यों की और राज्य की जो पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा पर विस्तार नामक एक नीति रिपोर्ट भी जारी किया है। सुमन बेरी ने जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उन्होंने जारी किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 80 नीतिगत सिफारिशें और एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप शामिल किया गया है जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। ठीक है, ये पहली नीति दस्तावेज है जो विशेष रूप से राज्यों के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर जो है केंद्रित है। 50 से अधिक जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कुलपति या उसकी जो परिषदों और उसके अधिकारियों से परामर्श लेने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो जारी की गई हैं। याद रखना है कि भारत में 80% जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती, इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। इसके बाद अगर बात करते हैं तो नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक बात करें तो सभी राज्यों और UT में जम्मू कश्मीर GDP के परसेंटेज के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक 8.11% खर्च करता है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय, फिर त्रिपुरा आता है। ठीक है, दिल्ली, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी ये वाला, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक ये सबसे कम आवंटित करते हैं। राष्ट्रीय औसत जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए, तो याद रखना चाहिए कितना है आपके पास, तो 0.8% है। सिक्किम सबसे अधिक वहाँ पे घनत्व है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि सबसे कम कहाँ पे है, बिहार में सबसे कम है, सबसे कम 0.2 है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में बताया कि जो महाराष्ट्र है वो 11,421 करोड़ के बजट का जो उच्च शिक्षा के फाइनेंस में सबसे अधिक आगे है। इसके बाद फिर बिहार है और फिर तमिलनाडु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे कम बजट किसका है, सिक्किम का है, फिर अरुणाचल, फिर नागालैंड का है। अगर हम बात करते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के परसेंटेज के रूप में हायर एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करने के समय बिहार जो है 1.56 के साथ शीर्ष पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है, तो तेलंगाना में सबसे कम परसेंटेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। तो श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोंदरबल जिले में गगनवीर और सोनमर्ग के बीच में जेट मोड पे जो है वो लंबी जेट मोड सुरंग, जिसे हम लोग सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है, इसका लोकार्पण कौन किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जोजिला सुरंग है, इसको 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। जो जोजिला सुरंग है उसको 2026 तक पूरा होने की संभावना है, ठीक है। और सोनमर्ग जो टनल था उसका वास्तविक निर्माण 2005 में था, और सोनमर्ग तक पहुंचने वाला जो सड़क मार्ग था ना वो जेड आकार का था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, नए जेड मोड टनल था, उसको नाम बदल के अब सोनमर्ग टनल यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। एमपी का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां और रातपानी वन्यजीव अभयारण्य 57वां टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे घोषित हुआ। तो देश में 10 मार्च 2025 को यहाँ पे घोषित किया गया था, ठीक है। तो माधव जो राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है एमपी के शिवपुरी में है, ठीक है, शिवपुरी में है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और यहाँ पे याद रखना, इसमें याद रखना है कि एमपी का ये 9वां टाइगर रिजर्व हो चुका है। इसी तरह से दिसंबर 2024 में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है कि रातापानी जो है वो एमपी का 8वां था और देश का 57वां था। और इसके बाद जो है, जबकि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में भी इसको जो है यहाँ पे औपचारिक तौर पे गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को पिछले साल जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में उसने नोटिफाई किया था। तो एमपी में अभी वर्तमान में कितने हैं, 9 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा, सतपुड़ा है, पेंच है, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी और माधवगढ़, ठीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन मुगरत्नम ने यहाँ पे उच्च स्तरीय एक शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा की, ऑफिशियल यात्रा की। उन्होंने राजनयिक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसकी 60वीं वर्षगांठ पे पूरी जो है यात्रा हुई है। इसमें सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन और स्केलिंग, कनेक्टिविटी और भविष्य के अन्य जो सेक्टर्स जो उभरते हुए हैं उन पे यहाँ पे बातचीत हुई। दोनों देशों के जो नेता हैं वो इस समझौते पर अग्रसर भी हुए कि भारत जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, और इससे भारत और सिंगापुर के बीच में जो साझेदारी बढ़ेगी तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाभ भी होगा, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर जो मेहमान जो राष्ट्रपति थे उनका स्वागत मोहन चंद्र मांझी ने, जो उड़ीसा के सीएम उन्होंने किया था ये उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 जो है ये एमयूज़ पे भी साइन हुए हैं समृद्ध उड़ीसा 2036 के लक्ष्यों के साथ यहाँ पे बातचीत करके, ठीक है। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण का सिंगापुर के सुरवाना जुरोंग के सहयोग के साथ एक नया शहर विकसित करने के लिए एमयू भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो जो उड़ीसा के राष्ट्रपति हैं प्रबोंतो सुबियांतो, इन्होंने शिष्टमंडल के साथ उच्च शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की। देश के जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस साल वो आमंत्रित थे, ठीक है। उनके साथ 352 सदस्यीय मार्चिंग बैंड का जो था वो मार्चिंग दस्ता भी था। पहली बार इसने जो है भारतीय गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 25 जनवरी को मोदी जी के साथ जो है हैदराबाद हाउस में बहुत सारी बैठक भी हुई थी और बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर सहयोग भी किया, जो है एमयूज़ भी किए गए थे। वर्ष 2025 को ये बात याद रखना कि फिनटेक को, आरटीएआई को, डीटीपीआई को, इसमें आपसी सहयोग को सशक्त करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ। भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप को 2025 को जो है मनाए जाने के फलस्वरूप जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात यहाँ पे की गई है। इंडियाज़ एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म 2025 को घोषित किया गया है। ये फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ते संबंधों पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया है और सप्लाई चेन में मिलकर काम करने की सहमति भी जताई है, ठीक है। सभी तरह के आतंकवादों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सभी जो कड़ा रुख अपनाने का सभी देशों के साथ उन्होंने सहयोग भी रुख भी किया है, आह्वान भी किया है। 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, इसमें कि परिवार स्वास्थ्य कल्याण, आयुष, तटरक्षक बल, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के समझौते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो इंडोनेशिया राष्ट्रपति जो प्रबोंतो सुबियांतो थे, इन्होंने मेजबान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथ कर्तव्य पथ पे जो है पथ पे गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा भी लिया, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट जो है इंडियन IFSR रिपोर्ट जो है वो 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया। रिपोर्ट का जो प्रकाशन है 2-2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2023 की जो रिपोर्ट है वो 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। देश में जो बात की गई है कि कुल वन आवरण कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है, 21.76। और वहीं वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जिसके टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 3.41%। यानी टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल जो वृक्ष और वन का आवरण है वो हो जाता है 8,27,357 किलोमीटर। और टोटल जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंटेज हो जाता है, तो 25.17। इस चीज़ को आपको याद रखना है, 25.17 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है।
है। अगर हम बात करते हैं कि वन क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर तक और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1279 वर्ग किलोमीटर तक, यानी टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2021 की तुलना में की गई है। अगर हम सर्वाधिक राज्यों की बात करें कि सबसे ऐसा राज्यों में सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो है आपका एमपी, दूसरा नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। वही अगर हम बात करते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के परसेंटेज की दृष्टि से किसका स्थान पहला है, तो लक्षद्वीप पहला है। और कुल भूमि में याद इसमें क्या रखना है कि पहला स्थान किसका है, लक्षद्वीप का है। कुल भू क्षेत्र का लगभग 91.33% उसका वनाच्छादित है। वहीं दूसरा और तीसरा स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के परसेंटेज की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। वहीं जहां कुल क्षेत्र देखें तो 91.33% वनाच्छादित है। दूसरा अगर बात करें तो मिजोरम है, तीसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहीं वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऐसे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम जो है सबसे टॉप पे है, फिर गुजरात पे है और यहाँ पे उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रों में वृद्धि पाई गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य जो 2021 से 23 के दौरान कौन कौन से रहे, तो छत्तीसगढ़ रहा, फिर यूपी में आपका 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 16 राज्यों में और यूटीज में वन और वृक्ष आवरण में कमी भी आई है। इसके अनुसार जो IFSR रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार देश में जो टोटल बांस धारित क्षेत्र है वो 1,54,770 वर्ग किलोमीटर का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। वहीं अगर कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं 2023 के अनुसार जो IFSR की रिपोर्ट है तो कच्छ जो वृक्ष आवरण की भूमि थी वो उसमें लगभग जो है उसका 2023 में कितना था, 4,991 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 की तुलना में 7.43 जो वर्ग किलोमीटर है वो कम है। ठीक है, कच्छ जो क्षेत्र है, कच्छ रीजन्स, वो पूरे देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.5% होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में कच्छ वनस्पति की सबसे सर्वाधिक अगर बात करें सबसे टॉप पे 3 स्टेट IOT कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है, फिर गुजरात है और फिर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, तो गुजरात में हुई है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्रा में हुई है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हुई है। सर्वाधिक कच्छ भूमि कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन से, MP है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि कतर के अमीर शेख तामिन बिन की यात्रा हुई है, भारत यात्रा। अमीर शेख जो कतर के अमीर शेख हैं, शेख तामिन बिन अहमद अल थानी की उच्च शिष्ट अचली मंडल के साथ जो है 2 दिवसीय यात्रा हुई, भारत की यात्रा हुई। राजकीय यात्रा थी, ऑफिशियल यात्रा थी। ठीक है, तो ऑफिशियली जो है राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका जो है स्वागत किया गया और हैदराबाद हाउस पे जो है द्विपक्षीय मुद्दों पर मोदी जी के साथ यहाँ पे बैठक हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौते जो है वो यहाँ पे किए गए। एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जो साइन किया गया और इससे 6 सदस्यीय जो गल्फ काउंसिल जो है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसके में बहरीन को छोड़ दिया जाए, सिर्फ बहरीन को, तो जो शेष सभी 5 देश हैं उनके साथ हमारा जो है भारत का स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप हो चुका है, जैसे कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ और कुवैत के साथ। ठीक है, इसमें बहरीन के साथ हमारा जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें दोनों देशों के साथ जो है तो दोहरे कराधान डबल टैक्सेशन से जो बचने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया। सेपा की संभावना का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी है। ठीक है, 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको दोगुना करना, FDI और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए माहौल बनाने के लिए दोनों देश अग्रसर हुए हैं। और यहाँ पे पारस्परिक रूप से 7 विभिन्न समझौता ज्ञापन भी यहाँ पे कराए गए। कतर जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सप्लाई के लिए प्रमुख देशों में से एक है। भारत को सर्वाधिक मात्रा में जो LNG है, तरलीकृत LNG है, प्राकृतिक गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसकी आपूर्ति कतर द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों से कार्गो परिवहन के लिए जलवाहक परियोजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी की कार्गो परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण नीति जो है, एक पॉलिसी जलवाहक का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कोलकाता से किया गया।
नेशनल जो वाटरवे 1 है उस पर कोलकाता पटना वाराणसी जो खंड है उस पर, और नेशनल वाटरवे 2 पे कोलकाता गुवाहाटी के पांडु के बीच में कार्गो जहाज सेवाएं यहाँ पे शुरू की गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इनलैंड एंड कोस्ट शिपमेंट लिमिटेड जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व की कंपनी द्वारा जो है ये पूरा जो है इसके लिए दिन में निर्धारित किया गया है कि 7 दिन लगेगा कोलकाता से पटना खंड के लिए, और पटना से वाराणसी के लिए 5 दिन, और कोलकाता से वाराणसी के लिए 14 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और पांडु से कोलकाता के लिए 15 दिन का निर्धारित समय यहाँ पे 15 से 18 दिन जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो निर्धारित किया गया। इसमें बात यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ करनी है कि 3 जहाज MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा को यहाँ पे रवाना किया गया था। ठीक है, बंगाल जो है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है सब कुछ। बंगाल जो है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी की गणना में भारत में सबसे आगे निकल चुका है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में टॉप जो है स्थान वो हासिल किया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी गणना कार्यक्रम है। कौन सा है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। दुनिया भर के पक्षी प्रेमी इसमें हिस्सा लेते हैं, विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। 14 से 17 फरवरी तक हुआ। भारत भर में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का जो है डॉक्यूमेंटेशन किया गया। पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ उसने टॉप पोजीशन हासिल किया। दार्जिलिंग जो है उसने भी बंगाल में सर्वाधिक पक्षियों की गणना की थी। ठीक है, 24 परगना में सबसे अधिक जो है यहाँ पे चेकलिस्ट अपलोड भी की गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। तो वेस्ट बंगाल सबसे अधिक है। उसके बाद उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रजातियां हैं पाई गई, फिर असम में है। तो ये टॉप स्टेट को आपको याद रखना है। ये जो ग्रेट बैकयार्ड जो बर्ड काउंट था ये तो आपका 1998 में शुरू हुआ था। 2023 में भारत इसमें भाग लेना शुरू किया। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। भारत ने विमानन सेक्टर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL लॉन्च किया है। दुनिया में दूसरा देश बन चुका है भारत चीन के बाद जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा, कुशल बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पहल है वो भारत के डिजिटल परिवर्तन के पहल के अनुसार है। इसका उद्देश्य है कि लाइसेंसिंग की प्रोसेस को आसान बनाना है, डिजिटलाइजेशन करना है, उसका पारदर्शिता दक्षता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब भौतिक लाइसेंसों की जगह EPL अब क्या होगा, डिजिटल प्रारूप में होगा और इसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे जो है एक्सेस किया जा सकेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे। रियल टाइम डिसीजन यहाँ से इसको लेने की कैपेसिटी जो है बढ़ेगी। भारत की पहली समर्पित GCC पॉलिसी 2025 लॉन्च हुई। GCC पॉलिसी क्या है? तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। ये कौन लॉन्च किया है? तो MP लॉन्च किया है। यूपी में भी एक्सीलेंसी सेंटर GCC का एक सेंटर बन चुका है। ठीक है, हालांकि MP जो है वो पहला पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने समर्पित ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का जो है वो पॉलिसी लॉन्च किया। इसके पहल से जो MNC कंपनियां हैं उनको आकर्षित किया जाएगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम को यहाँ पे जो है तैयार करना है जिससे व्यापार अनुकूल माहौल हो, वित्तीय प्रोत्साहन मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हो सकें, और इंपॉर्टेंट जो शहर है जो Tier 2 के शहर हैं उनको जो है मेट्रो सिटी से ध्यान हटा करके उभरते जो शहर हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना जिससे इंदौर, भोपाल, जबलपुर को एक वैश्विक संचालन हब के रूप में विकसित कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये निवेशकों को काफ़ी अधिक जो है वो प्रोत्साहन करेगा। ये जो भारत के आर्थिक विकास के विकेंद्रीकरण की रणनीति के अनुरूप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना इस पॉलिसी के तहत MP जो है वो जो GCC स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक कैपिटल सब्सिडी देगा। 30 करोड़ रुपए मैक्सिमम यहाँ तक दी जाएंगी। नो कैरी पोर्टल भी होगा। अब पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, समर्पित पॉलिसी कौन लाया है? MP लाया है पहली GCC का। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। श्री पल्ले गन्ना रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ पे जो शुभारंभ किया? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कौन? श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, हल्दी उत्पादन के शीर्ष 2 राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा ताकुंड हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के प्रतिनिधि जो थे वो भी बोर्ड में शामिल होंगे। इसका बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये UPPCS के जो RO के एग्जाम थे ना जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें सवाल ये पूछा गया था। जो कॉफ़ी बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है, चाय बोर्ड है, उसको मैच दी कॉलम में सवाल पूछा रखा था। तो हल्दी बोर्ड का जो है ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में यहाँ पे उद्घाटन किया था। इस बोर्ड का मुख्यमंत्री जो है अमित शाह ने 30 जून 2025 को। बोर्ड क्या करेगा? 20 राज्य, जैसे कि 20 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, MP, मेघालय जैसे कि हल्दी के जो किसानों के हितों पर ध्यान देगा।
हल्दी को गोल्डन स्पाइस के तौर पे जानते हैं। याद रखना, भारत में 30 प्रकार की हल्दी उगाई जाती है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। 70% जो वैश्विक हल्दी उत्पादन का है वो भारत में होता है। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR UNGC में शामिल हुई है, UNGC में, ठीक है। तो याद रखना, जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, भारत की सबसे हवाई अड्डा का परिचालन कंपनी है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की घोषणा की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इससे क्या होगा कि अपनी जो इस GMR एयरपोर्ट जो उसने अपनी रणनीतियों को, संचालन को 10 जो मूल सिद्धांत हैं उनके अनुरूप अपनाने का संकल्प लिया है, जो मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों पर केंद्रित है, ठीक है। SDG को बढ़ाने का ये भी प्रयत्न करेगा। GMR एयरपोर्ट्स जो है उसके द्वारा संचालित सभी अड्डों को जो है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और इंडियन ग्रीन बॉन्ड से जो है ये ग्रीन बिल्डिंग का प्रमाणन भी मिल चुका है। और ये ऐसी कंपनी है दुनिया की अग्रणी हवाई परिचालन अड्डा की जिसके पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपनी विशाखापट्टनम और ग्रीस जो क्रीट में यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास भी कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। मेट्रो वायडक्स पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को ध्यान देना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। दिल्ली के जो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन है उस पर बिजली मंत्री और शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट उद्घाटन किया। जो मेट्रो का वायडक्ट्स है उस पर ऊर्ध्वाधर द्विमुखी बाईफेसियल, इस साइड भी, जैसे ये मेट्रो लाइन है इस साइड भी और इस साइड भी, यहाँ पे सौर संयंत्रों का उद्घाटन किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने खैबर दरे डिपो में 1 मेगावाट के रूफटॉप सोलर संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ये जो संयंत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि मान लो मेट्रो का ये पूरा पुल है, ये रेलवे लाइन है, इसके साइड के जितने भी ये आपके देखो दोनों साइड का जो ये इसका, तो इसको सौर पैनल लगा दिया जाएगा। जैसे कैसे कि बनारस का जो BLW है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है, वहाँ पे जो रेलवे पटरी थी उसके बीच में यहाँ पे जो जगह होती है ना उस पर सोलर पैनल स्टैब्लिश किए गए। तो इस टेस्टिंग उसकी भी की गई पायलट परियोजना की। तो इससे क्या होता है ना कि अलग से कोई भूमि कब्जा नहीं होता है, बल्कि जो पहले से सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है, जो पहले से कोई चीज़ बना हुआ है, उसी पर वहाँ पे सोलर पैनल के इस्टेब्लिशमेंट करके कहीं ना कहीं जो है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में यहाँ से जो है काम निकाला जा सकता है, सौर उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये भारत का 2070 तक जो शून्य उत्सर्जन है उस पर बहुत जो है हेल्प करेगा। गिद्ध गणना के मामले में MP टॉप पे आया है। गिद्ध गणना का प्रथम चरण MP के वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी तक आयोजित किया गया। गिद्ध गणना के पहले चरण के बाद MP देश की सबसे अधिक गिद्ध आबादी यहाँ पे दर्ज की गई। राज्य में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। विश्व भर में 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश जो है, मैं गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा कहाँ पे है, तो वो आपका पन्ना नेशनल पार्क में है। पन्ना नेशनल पार्क में है। इसे यहाँ पर लाल सिर वाला जो गिद्ध, इसे एशियाई राजा सिद्ध बोलते हैं या पांडिचेरी गिद्ध भी बोलते हैं, भारतीय काला गिद्ध भी बोलते हैं, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश 7 गिद्ध प्रजातियों का जो है घर है। भारत में जो है याद रखें तो 9 प्रजातियाँ हैं, 9 में से 7 कहाँ पे हैं, MP में पाई जाती हैं। टोटल विश्व भर में 23 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा आपको कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुल चुका है। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्रणाली में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पूरी तरह से उसने स्टैब्लिश कर दिया, संचालित करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसके अनुवांशिक जो पदार्थ हैं, DNA, कोशिका, टिश्यूज, इसको जो यहाँ पे प्रिजर्व करना है। इस प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है। इससे क्या होगा, वन्यजीव संरक्षण और रिसर्च को बहुत मजबूती मिलेगी। ये जो पूरी परियोजना है वो पृथ्वी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जो है कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बायो बैंक एक फ्रोजन जू के रूप में काम करेगा, जहाँ पे जो संकटग्रस्त प्रजाति उससे DNA, कोशिका और टिश्यूज को -196 डिग्री टर्नल नाइट्रोजन पे क्रायोजेनिक जो विधि उसके तहत से उसको प्रिजर्व किया जाएगा। ये जो विधि है पूरी वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन के कार्यक्रम और भविष्य में जो प्रजातियों के पुनर्जीवित करने के प्रयासों के लिए बहुत उपयोगी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब ये पहल राष्ट्रीय स्तर पे विस्तारित भी की जाए। इसमें दिल्ली का जो प्राणी राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा का नंदनकानन प्राणी उद्यान है, यहाँ पे भी ऐसे ही भविष्य में बायो बैंक स्टैब्लिश किए जाएंगे। बायो बैंक के अलावा जो है पद्मजा नायडू जो जूलॉजिकल पार्क है उसने एक आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला और कंकाल संग्रहालय भी शुरू किया है। तो एक बात को आपको याद रखना है कि कंकाल संग्रहालय और पैथोलॉजी प्रयोगशाला भी शुरू किया है जो संरक्षण और शैक्षिक प्रयासों को मजबूत करेगा। इस प्रयोगशाला में उन्नत चिकित्सा परीक्षण, रोग निदान संभव हो पाएगा। ये सारी चीज़ें
चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण हो चुका है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले कल वाली वीडियो में कि डीप ओशन मिशन के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत डीप ओशन मिशन का पहल है परियोजना। कौन सी? समुद्रयान परियोजना। इसके तहत चौथी पीढ़ी के तहत गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का जो है कट्टुपल्ली बंदरगाह पर इसका गीला परीक्षण किया गया। कट्टुपल्ली बंदरगाह कहाँ पे? तो कट्टुपल्ली बंदरगाह पे। ठीक है, 500 मीटर तक उथले पानी में परीक्षण करने के सामने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और ये महासागर मिशन कैपेसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मत्स्य 6000 इसमें बहुत सारी जो नेविगेशन जॉयस्टिक्स भी हैं, समुद्र विज्ञान सेंसर भी है। इसके लिए पानी के भीतर प्रकाश की व्यवस्था और कैमरे वगैरह पे भी ध्यान इसमें दिया गया है इस पनडुब्बी के अंतर्गत। भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चा पैदा करने की जो दर में कमी आई है। मार्च 2025 में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में ये अध्ययन किया गया है कि कुछ देशों में बाल विवाह के समय में जो है और समय से बच्चा पैदा करने की दर में वृद्धि हुई है। भारत में ऐसे मामलों में कमी आई है। कौन किया है? तो इथोपिया के वोलो विश्वविद्यालय और कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 106 देशों पे अध्ययन किया। ठीक है, तो भारत पे जो बाल विवाह का जो आपका रेट है वो याद रखना कि 8.38% है। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की जो लड़की शादी की जा रही हैं। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो 19 वर्ष से पहले माँ बनने की जो रेट है वो 3.62% है सिर्फ। ठीक है, सबसे कम दर किसकी है? ट्यूनीशिया की है। और सबसे अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो कम उम्र में ब्याही जो लड़कियां हैं वो कहाँ पे? बांग्लादेश में ब्याही जा रही हैं। ठीक है, संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद के लिए सेवा विस्तार हुआ है, अनुवाद सेवा विस्तार किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं में जो अनुवाद की सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। अब कितने जो भाषाएं जिसमें अनुवाद हो सकती हैं संसद में? तो वो है 16 नई भाषाएं। ठीक है, 16 भाषाएं उपलब्ध हैं। अब लक्ष्य क्या है कि 22 ऑफिशियली भाषाओं को शामिल कर लिया गया। तो पहले 10 भाषाएं कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और हिंदी, अंग्रेजी। अब कौन कौन सी नई हैं? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, जो मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर को 70% घटाकर दुनिया का सामने उदाहरण पेश किया है। यूएन की मार्च में इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार हुआ है। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत है, इसने हर परिवार को जो है $5500 के बीमे से हालात बदल दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना जैसे देश हैं जिन्होंने निवेश और संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से किया है। और जो मौत का आंकड़ा है, जो शिशु मृत्यु दर है, वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, ये वाला अपडेटेड नहीं है, इसको इग्नोर करना। ये वाला, ये 88 नहीं, यहाँ पे 89 नहीं बल्कि 91 हो चुका है। तो भारत में 4 नए रामसर स्थल थे, वो जनवरी में जोड़े गए थे। इसमें 4 में कौन से थे? सक्करकोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थोरेथंगल पक्षी अभयारण्य सिक्किम में, खोचो पलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील। ये 4 जो नए रामसर स्थल उसमें जोड़े गए थे तो 89 हुई थी। 2 राजस्थान के अभी मैं आपको पढ़ाया, तो उससे अब संख्या कितनी हो गई है? 89 नहीं बल्कि ये हो गया है 91। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक रामसर स्थल 20 रामसर स्थल वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत जो है दुनिया का 3रा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पेड्रो सांचेज की उच्च स्तरीय भारत की ऑफिशियल यात्रा रही। ठीक है, इस वार्ता से पूर्व दोनों नेताओं ने क्या किया कि स्पेन वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? वडोदरा में किया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित C295 विमान के फाइनल जो असेंबली लाइन का प्लांट का उद्घाटन किया है। यह देश की पहली क्या है? निजी सैन्य विमान फैक्ट्री है। क्या है? देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये पूरा जो इससे क्या हुआ कि भारत ने जो खरीद है C295 जो सैन्य विमानों की, वो एयरबस से की है। ठीक है, एयरबस से की है। अब याद रखना है कि इसमें भारत और स्पेन के बीच 28 अक्टूबर को वडोदरा में बुनियादी रेल, परिवहन, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, संस्कृति, कई सेक्टरों में जो है यहाँ पर समझौते भी हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दोनों पक्षों के निर्णय लिया गया कि स्पेन बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा और बार्सिलोना में भारत का वाणिज्य दूतावास इस अगस्त में चालू भी हो चुका है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एक चीज़, इसको आपको नोट करना। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो के द्वारा 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष को मनाने का निर्णय लिया गया है। कब? 2025 नहीं, 2026।
ये पूछा जा सकता है सवाल स्टेटमेंट में, ठीक है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की भारत यात्रा हुई है, जर्मन चांसलर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक भारत की यात्रा की इन्होंने। हैदराबाद हाउस में मोदी जी के साथ यहाँ पे वार्ता संपन्न हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 समझौते और दस्तावेजों पे हस्ताक्षर भी हुए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जर्मनी ने भारतीयों के लिए वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की घोषणा कर दी है। एआई और सेमीकंडक्टर में सहयोग की बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दोनों देश आपस में सहयोग भी करेंगे, ठीक। और भारत ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप को लॉन्च भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप को लॉन्च किया है। ये पहल क्या करेगी कि दोनों देशों के ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति पर एकजुट होंगे, ठीक है। उच्च शिक्षा रिसर्च में भी साझेदारी, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी, ठीक। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता भी हुआ। दोहरे डिग्री के भारतीय छात्रों का लाभ उठाने की अनुमति दे देगा। दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे भी जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सहमति जताई है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, ये आपको याद रखना है कि 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है, ये विज्ञान भवन में इसका वितरण किया गया, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को। तो उड़ीसा जो था 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान पे रहा। यूपी जो था वो दूसरा स्थान पे था, यूपी क्या था, दूसरा पे था। और गुजरात और पुडुचेरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 9 श्रेणियों में पूरा ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा को जो है यहाँ पे जल संरक्षण में बहुत अधिक पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखना वनीकरण में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसने प्रगति भी की है, 9 करोड़ पौधे भी लगाए गए थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो यूपी जो है दूसरे नंबर पर है। इसकी जल जीवन मिशन के प्रयासों के तहत उसकी प्रशंसा की गई है। इस मिशन के तहत 17,900 से अधिक गाँवों में नल जल कनेक्शन की दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। यूपी में अपशिष्ट जल प्रबंधन में भी प्रगति हुई है। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 4100 MLD की क्षमता वाली जो है 133 जो है STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया गया है। खासकर जो है ये अभी जो इसकी कैपेसिटी बढ़ी भी है कुंभ में, ठीक है। और जल प्रबंधन और जल संरक्षण में असाधारण प्रयास करने वाले विभिन्न जिलों को भी मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार। तो याद रखना है कि अब इस सारी चीज़ें राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा टॉप पे रहा, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे गुजरात और पुडुचेरी थे। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो साउथ जोन जिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का रहा, फिर नॉर्थ ईस्ट धलाई त्रिपुरा का, और यूपी तीसरा स्थान नॉर्थ जोन में ज्वाइंट विजेता यूपी का बांदा और गंदरबल जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है, पुलमपारा है, पुलमपारा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय बात करें तो जो है आपका ये गुजरात रहा है, फिर पुरी और पुणे रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। वैदिक काल से देसी गायों के महत्व को देखते हुए राज्य माता गौ माता जो है महाराष्ट्र सरकार ने इसको घोषित कर दिया है, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। तो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा की थी। $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की ट्रेजरी मिल जो है भारत ने मालदीव को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान भी किए थे, ठीक है। भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय पर पूरा करने के सहमत भी हुए और थीलाफुसी और गिरावालू द्वीपों को जोड़ने के लिए सहमति भी बनी, ठीक है। दोनों देश जो है थीलाफुसी में एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने के लिए और जो है हानी माथू और गान जैसे जो हवाई अड्डे की कैपेसिटी को बढ़ाने के सहयोग भी करेंगे। याद रखना है कि भारत और मालदीव ने करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट सहित 5 जो MOUs थे उस पर भी साइन किए हैं। रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक जो प्राधिकरण इसने 2024 से 27 के बीच में सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क तहत जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अन्य समझौते में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच में प्रशिक्षण समझौता भी हुआ है। भारत के केंद्रीय ब्यूरो और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच में समझौता भी हुआ है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच में समझौता का नवीकरण भी वगैरह भी हुआ है। ग्वालियर में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जयंती पिछले साल 2024 में 2 अक्टूबर को किया था। इस गौशाला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर वाले बायो CNG प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला कहाँ पे, तो ग्वालियर में, ठीक है। इस प्लांट में 100 टन गोबर का इस्तेमाल करके प्रतिदिन जो 3 टन CNG और 20 टन हाई क्वालिटी वाले जैविक खाद का उत्पादन किया गया है।
किया जाएगा। इससे ग्वालियर के नगर निगम को 7 करोड़ की जो है सालाना आय भी होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लांट के रखरखाव में संचालन में मदद करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जल्द ही यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट बैठक में दी गई थी। कौन कौन सा? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब भारत में जो टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी हो चुकी हैं, तो आपका हो चुकी हैं 11। ठीक है, 11 हो चुकी हैं। 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के एक नई श्रेणी बनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तमिल को शामिल किया गया, फिर इसके बाद संस्कृत को, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फिर उड़िया, और अभी वर्तमान में क्या किया गया है, तो आपको मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली टोटल कितनी हो गई हैं? 11 भाषाएं हो चुकी हैं। भारत जो है वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो चुका है। ठीक है, याद रखना है। तो भारत को बीजिंग में 26 सितंबर 2024 को पूर्ण सत्र के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण संचालन समिति के 15 सदस्यीय ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क के लिए चुना गया है। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क में वर्तमान में जो है ये G20 समूह की पहल है। भारत ने 2020 में इस पहल का समर्थन किया था। 121 सदस्य देश हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय प्राधिकरण है इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, ग्लोब नेटवर्क के लिए। अब ग्लोब ई नेटवर्क है जो भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए BBN समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि भारत ऑफिशियली रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो समझौते हैं इस पर 26 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में साइन किया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी भी प्रदान की थी। और याद रखना है कि समुद्र के कानून पर UN जो क्लॉज है उसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। हाई सी ट्रीटी के रूप में इसको जाना जाता है। BBNJ समझौता सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश जो का वो हाई सी में, उच्च समुद्र में समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, यह क्षेत्र जो होता है वो नेविगेशन के लिए, ओवरफ्लाइट के लिए, पनडुब्बी, केबल वगैरह की पाइपलाइन के बिछाने के लिए सभी के लिए खुला होता है। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत की तरफ से BBNJ समझौते के एग्जीक्यूशन का देखरेख करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यह समझौता क्या कहता है? 2030 तक दुनिया के 30% समुद्र और जमीन को संरक्षित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में इसको जो है सर्वसम्मति से अपनाया गया था। अब आते हैं भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 28 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर देश के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। इसे हरियाली और जैव विविधता का नखलिस्तान भी कहा जाता है। जामथा के पास 8.2 हेक्टेयर के फैला ये पार्क है। NHI ने इसे 114 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित भी किया गया है। यह पार्क न केवल पक्षियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में बल्कि नागपुर आने वाले यात्रियों के लिए इको टूरिज्म के एक डेस्टिनेशन के रूप में भी काम करेगा। नागपुर को भारत की बाघ की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, मियावाकी पद्धति से इसमें जो है वन वगैरह भी लगाए गए हैं। UAE के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई है। ठीक है, भारत की यात्रा हुई। और यहाँ पे याद रखना है कि आबू धाबू के साथ जो युवराज के साथ इन्होंने मोदी जी ने जो यहाँ पे बैठक की, यहाँ पे 5 परमाणु ऊर्जा सहित 5 प्रमुख समझौते हुए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन रख रखाव के लिए एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में NPCIL के समझौता हुआ। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में LNG की दीर्घकालीन सप्लाई को लेकर के भी समझौता हुआ। ADNOC और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में भी MOU हुआ। गुजरात सरकार और आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में भी फूड पार्क को लेकर समझौता हुआ। और ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक के तहत एक जो है समझौता हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल कब तक है? 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल है। 1 सितंबर 2024 से चालू हो चुका है। ठीक है, 23वें विधि आयोग के सदस्य में एक जो कौन है? पूर्णकालीन अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, एक जो है पूर्णकालीन अध्यक्ष है, दूसरा जो है 4 सदस्य हैं और इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य और अंशकालीन सदस्य हैं। कार्य क्या है कि कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाना, कानूनी सुरक्षा को समीक्षा करना, उनकी सिफारिश करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक,
अब आते हैं कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की ओर से देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है। वर्तमान में यहाँ पे 14 तेंदुए हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के जो गाइडलाइंस के अनुसार देखें तो इस सिफारिश में 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन और बाड़बंदी जो है वो की गई है। ठीक है, याद रखना है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बनेरघट्टा बेंगलुरु के पास क्या है, अनरेकल ब्रेंच की पहाड़ियों में स्थित है और सुवर्ण रेखा नदी की जो धारा है पार्क के जानवरों के लिए जल का इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। ठीक है, बनेरघट्टा जैव उद्यान को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन लाया गया था और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत का पहला जैविक उद्यान है, याद रखना, पहला जैविक उद्यान है जिसमें एक बाड़बंद वन हाथी अभ्यारण्य भी है, 26 हाथी हैं और 2006 में उद्यान में भारत ने पहले तितली पर्यावास का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उसको याद रखना है। प्रोजेक्ट अस्मिता 14 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट अस्मिता, 22,000 किताबें तैयार करनी है। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में किताबों तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का क्या है, एक ज्वाइंट प्रयास है। ठीक है, महत्वपूर्ण, इसमें 2 महत्वपूर्ण पहल है इसके दौरान, कौन कौन से, बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का भी शुभारंभ किया गया। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज क्या है, एक विशाल भंडार बनाने की व्यापक पहल है। इस यह जो पहल है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से शुरू की गई है। और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर क्या है, तो भारतीय भाषा में रियल टाइम यानी कि रियल टाइम में वास्तविक समय में जो अनुवाद की ट्रांसलेशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक जो टेक्निकल ढांचा है उसके निर्माण की सुविधा यहाँ पे की गई। यह जो पहल है भारतीय भाषा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच NEFT के द्वारा क्रियान्वित एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक का आदि चुंचगिरी और केरल का चुल्लुवार मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अगस्त 2024 को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने केरल में चुल्लुवार और कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, कर्नाटक में मांड्या जिले में आदि चुंचनगिरी को पहली बार इसको नोटिफाई किया गया था और एक केरल के पलक्कड़ में स्थित चुल्लुवार को अभ्यारण्य 1996 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी सुरक्षा के लिए 1963 से पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रजनन और संरक्षण केंद्र के स्टैब्लिश किए गए हैं। तो कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी और केरल का चुल्लुवार मोर अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया। कुछ इसको आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट अस्मिता को याद रखना है, बहुभाषा शब्दकोश को याद रखना है, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर को भी याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इस तरह से नेशनल करंट अफेयर्स की जो आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दी है, घटनासार की जो वार्षिकी है उसका नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ भी हट गया होगा। इस वीडियोस को आप कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियोस पे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और साथ साथ अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की वार्षिकी, इसको भी हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। ये पूरी मैगजीन 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगी। 3 बार आपको रिवाइज करने का मौका, 4 बार आपको आराम से मिल जाएगा। इस मैगजीन को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आएंगे उसमें से आप 24 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप बिल्कुल जो है सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।